उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में अब दंगाइयों की खैर नहीं है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड सरकारी निजी संपत्ति अध्यादेश पर मोहर लगा दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा और इस एक्ट के बनने से दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और साथ ही वसूली का प्रावधान भी किया गया है। हल्द्वानी हिंसा के बाद में इस कानून की डिमांड हो रही थी और धामी सरकार ने इसे करके भी दिखाया। हल्द्वानी दंगे के बाद से साफ था कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए पुष्कर सिंह धामी सरकार दोषियों से वसूली का कानून बनाने जा रही है। यानी कि बंद दंगे आंदोलन में जो कोई भी सरकारी संपत्ति या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, उसका खर्चा उसी दोषी को चुकाना होगा। हल्द्वानी में हुए दंगे को अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सोमवार को कैबिनेट ने दंगे, बंद, आंदोलन और प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए नए कानून की तैयारी कर दी। यानी जो सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी कीमत को उसी दोषी से वसूला जाएगा। धामी कैबिनेट ने सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब यह अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद कानून की शक्ल लेगा तो सरकार को 6 महीने के अंदर इसे विधानसभा से पास करवाना होगा। इस कानून के लागू होने के बाद संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला क्लेम ट्रिब्यूनल में जाएगा, जिसमें सरकारी या प्राइवेट संपत्ति की कीमत को आंकने के बाद दोषी से वसूली की जाएगी। जो दंगे होते हैं या डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, कोई भी किसी तरह का आंदोलन होता है जहाँ पे भीड़ उग्र होके किसी सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाती है, उसमें स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनेंगे जो कॉम्पेंसेशन डिसाइड करेंगे कि जिस दंगाई व्यक्ति है जिसने नुकसान पहुंचाया है उससे कितना कॉम्पेंसेशन लेके या तो सरकार को या निजी व्यक्ति जिसकी संपत्ति का नुकसान हुआ उसको दिया जाएगा। हल्द्वानी दंगों के बाद से ये मांग जोर शोर से उठ रही थी कि नुकसान की वसूली दंगाइयों से की जाए। साथ ही कोई भी शख्स आगे ऐसी हिम्मत ना करे। बीजेपी और कांग्रेस ने देवभूमि में धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हर प्रकार के विरोध के हथकंडे ये संकेत नहीं करते हैं कि आप जो है सरकारी संपत्ति को नष्ट करें, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को नष्ट करें। और पिछले दिनों देखा कि इस पर बहुत ज़्यादा कुछ अराजक तत्व वो इसको बहुत एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि इस हथकंडे को अपना रहे थे और आवश्यक हो गया कि इसके लिए कानून बने और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का है, निश्चित ही उससे वसूली होनी चाहिए। जो भी प्रॉपर्टीज बनती हैं, सरकारी संपत्तियां जो बनती हैं, वो हमारे खून पसीने की मेहनत से कमाए हुए पैसों का जो हम टैक्स पे करते हैं सरकार को, उससे बनती हैं और निश्चित ही दंगाइयों से उसकी वसूली होनी चाहिए। धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। संदेश साफ है कि लोकतांत्रिक ढंग से किए गए विरोध को बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन मनमाने विरोध नहीं। और विरोध के नाम पर जो कोई भी प्रॉपर्टी का नुकसान करेगा, उसी दोषी की जेब से नुकसान का भुगतान होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश की मंजूरी के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग करने वालों की अब खैर नहीं। दंगों और अशांति फैलाने के मामले में सख्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से कैबिनेट बैठक के दौरान इस विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है और दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी। प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसी नजीर बनाई जाएगी जिससे कि देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढ़ियों भी वर्षों तक याद रखेंगे। कांग्रेस नेता और पौड़ी सीट से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके मनीष खंडूरी ने एक
क्रिप्टिक पोस्ट लिखा है और कई तरह के इशारे दिए हैं। मनीष खंडूरी ने लिखा है कि वो पद या फिर पावर के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, बल्कि वो युवाओं और मातृशक्ति के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। मनीष खंडूरी ने इस पोस्ट में लिखा है कि मैं राजनीति में टिकट के लिए नहीं हूं और कोई टिकट की बात सोच रहा है तो उसकी भूल है। कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मनीष खंडूरी की पोस्ट के बाद में माना जा रहा है कि वो आने वाले समय में कुछ बड़े फैसले अपने करियर को लेकर ले सकते हैं। मनीष खंडूरी के ममेरे भाई और पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी बड़ा बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा ने दावा किया है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार 1 या 2 पार्लियामेंट्री सीट भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध भी जीत सकती है। सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में हैं जो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। गौरतलब है कि सौरभ पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं। उत्तराखंड घूम रहे हैं। कल भी मैं अपने विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में था, किच्छा था। बहुत अच्छा एक रुझान है हमारे पार्टी की तरफ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे 5 सीटें हम मिनिमम 3 लाख वोटों के ऊपर से जीतेंगे। ये मेरी पक्ष के ही टक्कर में नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ सीटें निर्विरोध ना हो जाए, क्योंकि कुछ कांग्रेस के अब जबरदस्ती किसी को टिकट थमा दिया जाए तो लड़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि कुछ सीटों पर तो इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है लड़ने के लिए। और बहुत लोगों से हम भी टच में हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमको जबरदस्ती बोला जा रहा है लड़ने के लिए, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो हो सकता है 1-2 सीट निर्विरोध भी हो जाए पहली बार उत्तराखंड में। किसी नेता को बात करनी होगी, किसी सीनियर से बात करेंगे। सौरभ बहुगुणा निश्चित ही कांग्रेस से गए हुए एक नेता हैं और जिनको बीजेपी में सौभाग्यवश उनकी उम्र को देखते हुए, आगे का उनका फ्यूचर देखते हुए उनको मंत्री बनाया गया। उनको शुभकामनाएं भी हैं, लेकिन इतना बड़बोलापन अभी से हो जाएगा ये मुझे लगता नहीं था, क्योंकि अगर कांग्रेस के किसी सीनियर नेता को बात करनी होगी तो कांग्रेस का हाईकमान से बात करेंगे। उनको बात करने के लिए क्या सौरभ बहुगुणा? बीजेपी 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 1-2 दिन में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड दोनों सीटों पर फैसला ले लेगा और पार्टी जिसे भी हरिद्वार और पौड़ी से उम्मीदवार बनाएगी, कार्यकर्ता उन्हें जिताने के लिए काम शुरू कर देंगे। तो 1-2 दिन के अंदर निश्चित रूप से सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड इसमें डिसीजन ले लेगा। जो भी डिसीजन होगा वो उस डिसीजन के बाद हमारे सब कार्यकर्ता उन प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी फुल एक्शन में आ चुकी है। कुछ ही देर पहले तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से देश को अपना परिवार बताया, तो बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार नाम से कैंपेन शुरू कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट को अपडेट करके प्रोफाइल पर नाम के साथ में मोदी का परिवार लिखा और इसके बाद में बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस कैंपेन में शामिल हो चुके हैं। अनिल बलूनी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना अकाउंट अपडेट किया है। सबने अपने नाम के साथ में बायो में लिखा मोदी का परिवार। क्या उम्र में आगे पूर्व सीएम हरीश रावत ने हार मान ली है और पार्टी के लिए अब हरीश रावत उपयोगी नहीं रहे हैं? ये सवाल उनके सोशल मीडिया पोस्ट से ही उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ में क्षमता सीमित हो जाती है और कांग्रेस पार्टी को चाहिए मेरी उपयोगिता और क्षमता का आकलन करके मुझसे अपेक्षा करें। वैसे भी क्रिकेट की भाषा में कोच और कप्तान को ही फ्रंट से नेतृत्व करके उदाहरण पेश करना होता है। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं हरीश रावत चुनाव की पूरी जवाबदेही प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य पर छोड़ना चाहते हैं। हरीश रावत ने लिखा है कि वैसे यशपाल आर्य को अल्मोड़ा से चुनाव लड़ना चाहिए और अगर नहीं लड़े तो प्रदीप टम्टा वहां से स्वाभाविक दावेदार हैं। हम 5 लोकसभा सीटों पर अच्छा चुनाव लड़ें और जीतें, इसके लिए हम करण माहरा और यशपाल आर्य के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने भले ही लोकसभा चुनाव के लिए अभी टिकटों का ऐलान ना किया हो, लेकिन उसके नेता अभी से मान रहे हैं कि उत्तराखंड की 5 में से 3 ही लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी की स्थिति मजबूत है। आखिर क्या है इस दावे की वजह, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
कि पांचों लोकसभा सीटों पर कमल के इस फूल को खिलने देगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी चौसर बिछा रहे हैं ताकि पांचों लोकसभा सीटों पर जीतकर केंद्र की सत्ता के करीब पहुंचा जा सके। बीजेपी के मजबूत संगठन से पार पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनावी नतीजों में अपनी जीत का मंत्र ढूंढ चुकी है। विशेषकर हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा में उसे बेहतर उम्मीद दिखाई पड़ रही है। अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में जनादेश भी मिला है। हमें विधानसभा चुनाव में बेहतर जनादेश मिला है, तो मैं समझता हूं कि ये जो तीनों लोकसभा क्षेत्र हैं, सीटें हैं, इसमें हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जीत सुनिश्चित भी हम करेंगे। जाहिर कांग्रेस के दावे हवा हवाई नहीं है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में नैनीताल लोकसभा की 14 में से 6 विधानसभा सीटों में उसके विधायक जीते। वहीं अल्मोड़ा और हरिद्वार में ये आंकड़ा 5-5 का रहा। हालांकि इस सब के बीच बीजेपी कांग्रेस को पहले कैंडिडेट ढूंढने की चुनौती दे रही है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस को आज भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अगर उनकी लोकसभा की बात करेंगे तो कोई लड़ने को तैयार नहीं है, इतने वो उनके अंदर घबराहट है। बीजेपी ने हरिद्वार और पौड़ी में कैंडिडेट्स को लेकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बाकी तीनों सीटों पर सिटिंग सांसदों पर ही दांव खेला है। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट अभी भी स्क्रीनिंग कमेटी के टेबल पर अटकी हुई है। ऐसे में कांग्रेस की सफलता बहुत हद तक कैंडिडेट के तय होने पर भी निर्भर करेगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर और मंगलोर में लाभार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम की मौजूदगी में कांग्रेस और बीएसपी छोड़ आए कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली और सीएम धामी ने इस दौरान किसानों के लिए सिंचाई का शुल्क माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ, इसका दुख है। इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कमी कहीं आने नहीं देंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। अभी ओलावृष्टि हुई है, परसों 2 दिन पहले भारी वृष्टि हुई है और वो बहुत ही हमारा दुखद था। बिजली की जो बात है, जो हमने पहले कहा था, उसमें देखेंगे हम टेक्निकली कितना उसमें हो सकता है। अभी 7.5 करोड़ रुपया जो झबरेड़ा में हॉस्पिटल बनाया जा रहा है उसका अवमुक्त हो गया है। 3.5 करोड़ का नाला भी हो गया है। 1300 मकानों का जो मंगलौर में 3 दिनों के बाद उसकी किस्त भी जारी होने वाली है। और अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। अपनी मांग को लेकर वर्कर्स अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स को 300 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी ने 5000 रुपए इनाम दिया। श्रीनगर गढ़वाल के बीएस अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की कमी जल्द ही दूर हो जाएगी। अस्पताल में 63 नर्सिंग अधिकारियों को ज्वाइनिंग दी गई। अवैध मजारों और मदरसों पर धामी सरकार के एक्शन की राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी ने तारीफ की है और इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाने की भी मांग की है। जोशीमठ में मूल निवासी ने स्वाभिमान संगठन का गठन किया और बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल जी को संगठन का अध्यक्ष बनाया। बीजेपी के पूर्व सांसद तरुण विजय आदिम राजी जनजाति को मुख्यधारा में लाने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि राजी जनजाति अपनी बोली और भाषा भूल रही है। बागेश्वर के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ में ओलावृष्टि हुई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा। पिथौरागढ़ के सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में अभ्युदय 2024 का आगाज हो गया है। कार्यक्रम में पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तरकाशी में महिला शक्ति वंदन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों द्वारा मतदान की शपथ भी दिलाई गई। बागेश्वर में महिला शक्ति वंदन के तहत में 2 वर्ग की मैराथन क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की गई, जिसमें लड़कियों में दिया और महिलाओं में यक्षिता ने प्रथम स्थान हासिल किया।
उत्तराखंड में लगातार हवाई सेवाओं का विस्तार हो रहा है। अब देहरादून से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए उड़ान शुरू होने जा रही है और 6 मार्च को तीनों सेवाओं का उद्घाटन होगा। देहरादून से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट वाया पंतनगर होकर जाएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीनों ही जगहों की फ्लाइट के लिए लंबे समय से कोशिश भी कर रहे थे और मुख्यमंत्री धामी की कोशिश रंग लाई है। सीएम धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार भी जताया। पिथौरागढ़ से देहरादून और पंतनगर की फ्लाइट शुरू होने के बाद में अब दिल्ली के लिए उड़ान की तैयारी तेज हो गई है। असल में नैनी सैनी एयरपोर्ट के अपग्रेड होने के बाद में यहां से बड़े प्लान उड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। ऐसे में 42 सीटर प्लेन की मदद से बॉर्डर इलाके को सीधे दिल्ली से जोड़ा जाएगा। चार साल के लंबे इंतजार के बाद पिछले महीने पिथौरागढ़ से हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी। देहरादून के साथ ही फ्लाईबिग एयरलाइंस ने पंतनगर के लिए भी नियमित हवाई सेवा की शुरुआत की। लेकिन अब लोगों का वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसकी दरकार लाखों लोगों को सालों से है। डीजीसीए ने नैनी सैनी एयरपोर्ट को अपग्रेड करते हुए 2C का लाइसेंस दिया है। नैनी सैनी एयरपोर्ट पहले 2B कैटेगरी में था, जिस कारण यहां से सिर्फ छोटे प्लेन ही उड़ान भर सकते थे। लेकिन अब 2C कैटेगरी में शामिल होने के बाद यहां से बड़े प्लेन की उड़ान का रास्ता पूरी तरह खुल चुका है। पहले जो पिथौरागढ़ नैनी सैनी एयरपोर्ट था, इसको 2B का लाइसेंस प्राप्त था, जिस कारण सिर्फ छोटे प्लेन इस पे लैंड हो सकते थे। अभी हम लोगों ने जब अप्लाई किया तो डीजीसीए ने इसको 2C का स्टेटस अपग्रेड कर दिया है। इट मीन्स इसमें अब बड़े लगभग 42 सीटर प्लेन भी इसमें लैंड हो सकते हैं। 2C कैटेगरी में शामिल होने के बाद अब यहां से दिल्ली के लिए 42 सीटर प्लेन उड़ाने की तैयारी है। अलायंस एयर की टीम पहले ही नैनी सैनी एयरपोर्ट का निरीक्षण कर चुकी है। अलायंस एयर ने जो कमियां बताई थी, एयरपोर्ट प्रशासन उन्हें दूर कर चुका है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि महीने भर के भीतर नैनी सैनी से दिल्ली के लिए नियमित हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। अलायंस एयर के साथ ही फ्लाईबिग एयरलाइंस भी 19 सीटर प्लेन की मदद से हिंडन के लिए हवाई सेवा शुरू करने का प्लान तैयार कर रही है। ये अगर पिथौरागढ़ से दिल्ली हवाई सेवा 42 सीटर हमारी शुरू होती है तो ये हमारे क्षेत्र के लिए, पर्यटन और अन्य व्यवसायों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी और हमारे जितने प्रवासी दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू होने से देश दुनिया में फैले पहाड़ के लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा। यही नहीं, कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों में पर्यटन कारोबार को भी 4 चांद लगने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में अब हर कोई उस दिन के इंतजार में है जब चीन और नेपाल बॉर्डर से प्लेन उड़ान भरकर कई घंटों के सफर को 1 घंटे में पूरा करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पौड़ी में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर देवप्रयाग के पास में यात्रियों से भरी रोडवेज की बस सड़क पर पलट गई। हादसे में ड्राइवर समेत 8 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस बेकाबू होकर बीच सड़क पर पलट गई थी, जिसके बाद में पुलिस ने सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला। गनीमत रही कि बस खाई की तरफ नहीं पलटी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर धराली से आगे 100 मीटर लंबा और 6 मीटर ऊंचा एवलांच आने से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि बीआरओ के जवान और मजदूर रोड को खोलने में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को 4 जिलों के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद में उत्तरकाशी में एवलांच आया है। उत्तरकाशी को डेंजर लेवल 4 में रखा गया है, जो कि काफी अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। एवलांच की आशंका के चलते डीएम ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग पर भी रोक लगा दी गई है। मोस्टली 3-3.5 मीटर से ऊपर वाले एरिया में बर्फबारी की जैसे मौसम विभाग द्वारा पूर्व चेतावनी दी गई थी, उसमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो माउंटेन एरिया है, उसमें ग्लेशियर एरिया में हिमस्खलन संबंधी एक अलर्ट जारी हुआ है, जो आज तक वैलिड है। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग में इस टाइप से लोग न जाएं और जो रोड जहाँ बर्फबारी होती है।
चमोली में बारिश और बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भारी बर्फबारी के बाद में कई सड़कें बाधित हुई तो सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियां भी फंस रही हैं। बर्फबारी के बाद में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बंद है। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ औली मोटर मार्ग भी बाधित हो चुका है। इसके साथ ही जोशीमठ के ज्योति विद्यालय के पास में एक घर खतरे की जद में आ गया है। घर के नीचे की तरफ पूरी दीवार खिसकती हुई नजर आ रही है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है और हर्षल घाटी में भारी बर्फबारी हुई है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुक्की टॉप से आगे बंद है और बीआरओ की मशीन और मजदूर मार्ग खोलने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जिले की 4 सड़कें भी बंद है। झाला से ऊपर भारी बर्फबारी के कारण बिजली सप्लाई भी बाधित है। हैवी स्नोफॉल से भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। हालांकि सेब काश्तकार बर्फबारी से खुश नजर आ रहे हैं। चक्राता ट्यूनी मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य आज दूसरे दिन भी जारी रहा। बर्फ को हटाने के लिए लगातार 2 जेसीबी मशीन और एक स्नो कटर भी लगाया गया। लोखंडी कोटी, कनासर जैसे कई क्षेत्रों में बर्फबारी से रोड ब्लॉक हो गए हैं और रोड अभी पूरी तरह से खुल नहीं सके हैं, लेकिन फिर भी कई लोग जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का स्नोफॉल हुआ है और हल्की बर्फबारी के बाद में पर्यटक भी यहां का रुख कर रहे हैं। बर्फबारी के बाद में सड़कों पर फिसलन भी हो रही है, जिससे कि लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।